हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर का तीसरा लेक्चर, है ना, जिसका नाम है वेक्टर। जो आज का हम लोग जो गोल है ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको हम लोग जो है वो ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे और एनालिटिकल मेथड से भी देखेंगे। उसके बाद पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पर जो है पूरा फोकस करेंगे, इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ है आप देखेंगे, ये वेक्टर जो हम लोग ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़े थे उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ना, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। लेकिन कहेंगे किसका ज्यादा यूज होता है, तो इसका पैरेललोग्राम लॉ का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, एनालिटिकल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, है ना। रिजल्ट जो हम वहां पे निकाले थे, जो वेक्टर एडिशन लॉ में जो रिजल्ट निकाले थे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का, वही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में कोई मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, रिजल्टेंट निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, तो है ये ट्रायंगल लॉ ही, ठीक है, लेकिन उसका अलग तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आइए देखते हैं हम लोग इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। जैसे मान लीजिए कि आपके पास टू वेक्टर है, कोई P और Q वेक्टर है। ठीक है, P और Q कोई वेक्टर है आपके पास, P और Q कोई वेक्टर है आपके पास, दो वेक्टर है। तो हम लोग ट्रायंगल में क्या करते थे, वेक्टर ट्रायंगल एडिशन में हम लोग क्या करते थे, जैसे हमारे पास टू वेक्टर है, ये मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं P। ये मान लीजिए जब हमारा क्या होता था, ये वेक्टर A और ये यदि वेक्टर B है, ठीक है, ये यदि वेक्टर B है, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते थे, इसके टेल को इसके हेड पे आकर के मिलाते थे। इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते थे और यहां पे आकर के मिलाते थे। कैसे करते थे हम लोग, है ना। ये मान लीजिए कि कोई एंगल थीटा बना रहा है यहां से, तो वही थीटा जो है यहां से ये क्या आएगा, आ जाएगा हमारे पास। ये क्या हो गया, हमारा वेक्टर A और ये हो गया वेक्टर B। तो हम लोग इस डायरेक्शन में जो मिलाने वाला वेक्टर होता है उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग इस केस में क्या करते थे, वेक्टर A के टेल को वेक्टर B के टेल को वेक्टर A के हेड पे आकर के मिलाते थे और उसके बाद रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे। लेकिन आप पैरेललोग्राम लॉ में देखिएगा, इस लॉ में देखिए, जैसे ये P और Q दो वेक्टर हैं, P और Q दो वेक्टर है, P और Q दो वेक्टर है, तो उसके टेल को ही हम लोग उसके टेल को ही मिला दिए, उसके टेल को मिला दिए और एक पैरेललोग्राम फॉर्म किए। उसके टेल को मिला करके एक पैरेललोग्राम फॉर्म किए। ये यदि हमारा वेक्टर P है, ये हमारा वेक्टर Q है, ठीक है, उसके टेल को ही मिला दिया। हम उसके हेड पे, इस वेक्टर के हेड पे नहीं ले गए, टेल पे ही मिला दिए। उसके बाद एक पैरेललोग्राम फॉर्म किए, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं कि हम लोग क्या किए, वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया ये। उसके बाद क्या किया, हम लोग दोनों के टेल को मिला दिए, दोनों के टेल को मिला दिए। उसके बाद दोनों को, अभी मैं आपको ग्राफिकल मेथड समझा रहा हूं, है ना, ग्राफिकल मेथड समझा रहा हूं कि ग्राफिकली हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद इसका तो फार्मूला और है हमारे पास, फार्मूला से हम लोग आसानी से निकाल लीजिए, लेकिन फील कीजिए थोड़ा सा, है ना, कि ग्राफिकली हम इसको कैसे फाइंड कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास वेक्टर P का लेंथ दिया, आपने वेक्टर P का लेंथ मेजर कर लिया, जो मैग्नीट्यूड होगा आपको वेक्टर Q का लेंथ मेजर कर लिया, आपने उसको यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे क्या किया, आपने कोइंसाइड करा दिया। ये वेक्टर, ये जो है वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो लेंथ होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो लेंथ होगा, कौन सा वेक्टर को हम लोग लेंगे, ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, ये हमारा Q वेक्टर हो गया, इसमें P वेक्टर हो गया। अब इस दोनों का एडिशन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, ये वाला वेक्टर होगा जिसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो इक्वल्स टू होगा P प्लस Q वेक्टर के। मतलब जो टेल का इंटरसेक्शन पॉइंट है
जो टेल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो बड़ा वाला डायगोनल है, जो बड़ा वाला डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वो होगा हमारा कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किसका, ये p प्लस क्यू का एडिशन जो आएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या आएगा, p प्लस क्यू आएगा, ना कि ये वाला नहीं आएगा। जहां कहां से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को निकालेंगे, टेल टू टेल के इंटरसेक्शन पॉइंट से लेकर के यहां तक हम लोग जो करेंगे, ये वाला जो एरो होगा, एरो का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये आपको कुछ ट्रायंगल लॉ जैसा नहीं लग रहा है, ये आपको कुछ ट्रायंगल लॉ जैसा लग रहा है क्या, ये आपको कुछ ट्रायंगल लॉ जैसा लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं, ये आपको ट्रायंगल लॉ जैसा लग रहा है कुछ। ये यदि हमारा वेक्टर p है, ये यदि वेक्टर q है, ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। कहिए सर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपको कुछ ट्रायंगल लॉ जैसा, मतलब ट्रायंगल लॉ जैसा फील आ रहा है। देखिए ये जो क्यू वेक्टर है, इसी क्यू वेक्टर को तो मैंने यहां पर ला दिया हूं, इसी क्यू वेक्टर को मैं यहां पर लेके आ गया हूं, ये वाला हमारा क्यू वेक्टर है। ये कुछ आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन जैसा दिख रहा है ये, और इसी में तो ये रिजल्टेंट होता था ना हमारा, यही तो रिजल्टेंट होता था हमारा, है ना। तो है ये ट्रायंगल लॉ ही, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर के टेल को ही एक जगह पे कोइंसाइड करा देते हैं, उसके बाद टेल के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो वेक्टर निकलता है वो हमारा रिजल्टेंट होता है ना। तो इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में आप याद रखिएगा कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर का यदि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा तो दोनों का टेल जहां पे कोइंसाइड करेगा, दोनों का टेल जहां पे कोइंसाइड करेगा उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो वेक्टर निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, कौन सा, p प्लस क्यू का, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा q प्लस p का, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर p प्लस वेक्टर q। हम लोग यदि इसका लेंथ को मेजर करेंगे, इसको लेंथ को यदि हम लोग ग्राफिकली मेजर करेंगे, तब जाकर के आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। और जब आप इसके जो एंगल मेजर कर लेंगे, जिसको हम लोग अभी लैम्डा बोल देते हैं, तो आपको एंगल पता चल जाएगा ग्राफिकली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का यूज करके हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यही है इसमें समझाने का जो है कि वी ड्रॉ द वेक्टर्स a एंड b विथ बोथ द टेल्स coinciding, taking these two as the adjacent sides, we complete the parallelogram, ठीक है। इसको एडजेसेंट साइड मान करके, वेक्टर के टू साइड्स को एडजेसेंट साइड मान करके हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, बड़ा वाला जो डायगोनल होगा कहां से निकलेगा, इन दोनों टेल पॉइंट के इंटरसेक्शन से, है ना। ये दोनों टेल वाला पॉइंट है ना, इस दोनों टेल पॉइंट के इंटरसेक्शन से जो रिजल्टेंट निकलेगा वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, किसका, q प्लस p का, ठीक है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, द डायगोनल थ्रू द कॉमन टेल्स गिव्स द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है, गिव्स द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, किसका, p प्लस q का। ये हमारा आ जाएगा वेक्टर p प्लस वेक्टर q, ठीक है। आइए अब इसको एनालिटिकली हम लोग समझते हैं इसको, और इसके जो एनालिटिकली जो इसका फार्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में एनालिटिकली जो है हम लोग निकाले थे, वहां पर सेम क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला चेंज नहीं होने वाला है, फार्मूला चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा जो इसमें तरीका है, इसमें क्या है, बस टेल से यहां से निकल रहा है, बस थोड़ा सा क्या होगा, मैनिपुलेशन अलग ढंग से होगा, लेकिन फार्मूला क्या अलग होगा क्या, नहीं, अरे दोनों मतलब सभी लॉ क्या है, वेक्टर एडिशन का लॉ है, तो फार्मूला तो सेम रहेगा, रिजल्ट भी सेम आएगा, लेकिन इसमें अलग तरह से करते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ में दूसरे तरह से करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि एनालिटिकली जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट हम लोग कैसे एनालिटिकली, उसका जो रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं हम लोग ए वेक्टर, है ना। क्या किए, दोनों वेक्टर को हम लोग क्या किए, दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मान करके दोनों के टेल टू टेल को क्या किए, मैच किए। ठीक है, मतलब दोनों को टेल टू टेल को एक जगह पे कोइंसाइड किए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इस दोनों एडजेसेंट साइड को लेकर के एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं इस दोनों साइड को लेकर के, और जिसमें लॉन्गेस्ट साइड वाला जो है यही होगा हमारा रिजल्टेंट r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, हम लोग ये भी मान लेते हैं कि वेक्टर a इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है स्मॉल b। ठीक है, और इन दोनों एंगल के बीच, दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है वो भी थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच। तो इसमें आपको थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा फील आ रहा होगा, वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, क्योंकि देखिए इसी वेक्टर को हम लोग क्या किए, यहां पर शिफ्ट कर दिए हैं, है ना, यही वेक्टर है, यहां पर शिफ्ट किया हुआ है वेक्टर ए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं यहां पर। ठीक है, हम लोग कुछ नाम डाल देते हैं इसको, जैसे इसको मान लेते हैं P है, ये Q है, इसको मान लेते हैं R है, और ये S है। ठीक, उसके बाद हम लोग सबसे बड़े ट्रायंगल को यहां पर कंसीडर करेंगे। कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल PRS। आइए, ट्रायंगल PRS, ट्रायंगल PRS, ये हमारा 90 डिग्री है, और ये एंगल जो है ये थीटा दिया हुआ है। ये जो एंगल है ये थीटा दिया हुआ है। ये एंगल, ये जो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल है ये दूसरा एंगल है ना, ये रिजल्टेंट के साथ एंगल जो है, रिजल्टेंट के साथ जो एंगल है ये थीटा नहीं है, ये कोई सा भी अपना एंगल हो सकता है। मान लेते हैं इसको कि लैम्डा है ना। रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल है ना ये रिजल्टेंट, ये तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, बिल्कुल ठीक है। ये PRS है हमारा ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लेंथ पता करते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए तो ये वाला जो PRS, ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या लेंथ होगा उस वेक्टर का। ये वेक्टर A है, इसका लेंथ, यही वेक्टर को शिफ्ट करके हम लोग यहां पे लाए हैं, यही वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है A वेक्टर, और ये वेक्टर B है, इसका लेंथ क्या है स्मॉल b, है ना, और ये इसका लेंथ क्या है स्मॉल a। अब इस ट्रायंगल में यदि हम लोग बात करें, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है थीटा। हम लोग यदि इसका लेंथ निकालना चाहे, एक साइड हमको पता है इस ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल का, QRS ट्रायंगल का, QRS ट्रायंगल का, QRS ट्रायंगल का ये लेंथ पता है हमारे पास थीटा, और इसका जो लेंथ, इसका जो है रिजल्ट, ये क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ये क्या है A है, ये क्या है थीटा है। एक एंगल और एक साइड पता है तो दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये वाला कितना होगा साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, सामने का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर निकालना है हमको, और ये क्या है A है, मींस P इक्वल्स टू क्या हो गया A साइन थीटा, ये हो गया हमारा A साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से यदि हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकालें, cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू कितना आएगा, cos थीटा की वैल्यू कितना आएगा, ये वाला लेंथ, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगा, ये वाला लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूस, S मान लेते हैं इसको, और ये क्या है A है, तो S बराबर कितना आ जाएगा A cos थीटा। मीन्स ये जो लेंथ हो गया
ये वाला जो लेंथ हो गया ये हो गया हमारे पास a cos थीटा, और ये जो लेंथ है ये a sin थीटा है। अब देखिए इस बड़े से ट्रायंगल में PRS में इतना सा लेंथ जो है ये a cos थीटा है, प्लस ये क्या है b है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा b प्लस a cos थीटा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो लेंथ है RS जो लेंथ है ये कितना है a sin थीटा, तो ये कितना आएगा a sin थीटा। ठीक, यहां तक ठीक है, a sin थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल PRS में, ट्रायंगल PRS में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये क्या है R है हमारा, ठीक है, ये R है, तो हम लोग इसमें यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या है a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं ना कि भाई उसका रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, जो एडिशन हम लोग किए हैं a प्लस बी, उसका रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा। तो आइए हम लोग रिजल्टेंट यदि इसका देखें तो ये क्या है आर स्क्वायर, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, a प्लस बी साइन कॉस थीटा क्या है होल स्क्वायर है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा 2ab cos थीटा प्लस ये आ गया हमारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा ए कॉस थीटा है, तो ए प्लस यहां पर ये वाला लेंथ जो है बी, सॉरी ये वाला लेंथ जो है ये क्या है बी प्लस ए कॉस थीटा यहां पर लिखा हूं। ठीक है, और मैं यहां पर गलत लिख रखा हूं, यहां पर गलत लिख रखा हूं, सॉरी बी प्लस ए कॉस थीटा। अब ये ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा अपना बी स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा अपना ए स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या करते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हम लोग जानते हैं ना, इसको हम लोग यदि सेपरेट करें ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग तो ये जानते हैं, इतना तो हम लोग जानते ही हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट का फार्मूला। सेम फार्मूला आया था वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हम लोग सेम फार्मूला फाइंड किए थे। यहां से भी हमारा ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसको लोग दूसरे आप इसी फॉर्म में इसको याद कर लीजिए तो बेटर रहेगा, इस फॉर्म में सही रहता है, नहीं तो आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होता हमारा रिजल्टेंट का फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग एनालिटिकली जो है हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अब ये जो अपना डायगोनल है, ये जो डायगोनल है इस ट्रायंगल का, है ना, इसमें यदि हम लोग यही इसका रिजल्टेंट है, यही देखिए इसका रिजल्टेंट है, और इस ट्रायंगल में इसका डायगोनल है, तो हम लोग
यदि ये निकालना चाहे कि भाई कितने एंगल पे है वो रिजल्टेंट, है ना, कितने एंगल पे है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यहां से देखिए, यहां से हम लोग 10 लैम्डा निकालें, 10 लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। 10 लैम्डा इक्वल्स टू क्या? P अपॉन B। तो ये क्या हो गया? A साइन थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A कॉस थीटा आ गया। इस तरह से हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पे वो इस वाले वेक्टर से, वेक्टर बी से कितना एंगल पे अपना रिजल्टेंट वेक्टर है। ये आ गया 10 लैम्डा, कितना आया? A साइन थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A कॉस थीटा। आप इसको भी ध्यान में रखिए, याद रखिएगा, सही रहेगा। A साइन थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A कॉस थीटा। और ये ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा A है, कौन सा B है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस हम लोग R का रेंज देखना चाहते हैं, है ना, कहां से कहां तक? कॉस थीटा कहां से? -1 से 1 तक होता है। ठीक है, तो उस रेंज में हम लोग चाहते हैं कि R का रेंज क्या होगा। तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाए, दोनों वेक्टर के बीच में जो थीटा जो है वो 0 हो जाए, यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो R का वैल्यू क्या आएगा? R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 0 1 होता है। ये क्या हो गया? 2AB। अब R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B का होल स्क्वायर, है ना, A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से यदि हम लोग R की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा? A प्लस B, है ना। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A प्लस B। जो दोनों वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। जब थीटा हमारा 0 होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? A प्लस B। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए, cos 0 पे 1 होता है, थीटा cos 180 डिग्री पे -1 होता है ना। तो cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करता है? cos थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक करता है। तो हम लोग एक बार cos 0 तक करके डाल लिए तो क्या हो गया? R बराबर क्या हो गया? A प्लस B। अब थीटा को यदि 180 डालते हैं तो R स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसके बाद cos 180 कितना होता है? -1 होता है, ये हो जाएगा 2AB। अब यहां से R स्क्वायर क्या आ जाएगा? A माइनस B का होल स्क्वायर, मतलब R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A माइनस B। ठीक है, तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस B। यहां से क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल पाए कि R की वैल्यू जो है वो A प्लस B और E माइनस B के बराबर, A माइनस B से बड़ा और A प्लस B से छोटा होगा। मीन्स R की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो A प्लस B हो सकता है और मिनिमम वैल्यू A माइनस B हो सकता है। उसके बाद और जो वैल्यू होगा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल पाए कि R जो रेंज करेगा ये A प्लस B, रिजल्टेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता था। हम लोग यहां पे मोड लगा दिए, A माइनस B से बड़ा और उसके बाद लेस देन A प्लस B होगा। हम लोग इसको पॉजिटिव करने के लिए मोड लगा दिए। मीन्स R की वैल्यू जो है वो A माइनस B से लेकर के A प्लस B तक होगा। ठीक, तो आप लोग देख लिए कि थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो R मैक्सिमम A प्लस B होगा, और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस B हो जाएगा। ठीक है, एक केस और हम लोग देख लेते हैं कि जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, जब
थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। मीन्स आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस केस में आर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, आर की वैल्यू जो है ये ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच में होगा। आइए इसको ऊपर कुछ सवाल करते हैं। है ना, देखिए ये सवाल है, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10 यूनिट है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 यूनिट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट। कौन सा इसमें रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। तो हम लोग रिजल्टेंट का भी जस्ट पढ़े, रिजल्टेंट की वैल्यू जो है ये होता है a माइनस बी का मॉड से बड़ा और a प्लस बी से छोटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ आपको 10, मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ है आपको 2, मतलब a की वैल्यू दिया हुआ है 10 और b की वैल्यू दिया हुआ है 2, मतलब r की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन होगा 10 माइनस 2 और लेस देन होगा 10 प्लस 2। मीन्स r की वैल्यू जो है ये बड़ा होगा 8 से और छोटा होगा 12 से। मीन्स r की वैल्यू जो है 8 से बड़ा और 12 से बीच वाला होगा, इसके बाहर का कोई नहीं हो सकता है। अच्छा 8 देखिए, 8 आएगा क्या, हाँ 8 आएगा, 12 आएगा, सी 11 आएगा, है ना, इसके रेंज में है 11, तो 7 आएगा क्या, 7 8 से छोटा 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, मतलब ये डी आंसर अपना सही है, डी आंसर सही है, 7 नहीं हो सकता है। और 13 इससे बड़ा 13 भी नहीं हो सकता भाई, तो ये हमारा आंसर डी एंड ई हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि हम लोग जो अभी पढ़े थे कंसेप्ट कि आर की वैल्यू जो है वो a माइनस बी से बड़ा और a प्लस बी से छोटा होगा, उसके बीच में जो वैल्यू होगा वही रिजल्टेंट का क्या हो सकता है, वैल्यू हो सकता है। इससे छोटा या इससे बड़ा वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चंस है आगे। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड a equals to 5 and b equals to 5 acting at a point as shown below, find the resultant vector and direction with respect to vector a। टू वेक्टर है, मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर, एक वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका ये दिया हुआ है, ये वेक्टर है। ठीक है, कह रहा भाई एक पॉइंट पर लग रहा है दोनों वेक्टर, ये मान लेते हैं वेक्टर बी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिजल्टेंट की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे फार्मूला से। सबसे पहले आप लोग फील कीजिए कि हाँ मतलब दो वेक्टर है, तो इसको मिला करके हम लोग पैरेललोग्राम फॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिए, उसके बाद ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दो एडजेसेंट साइड हमको पता है, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड पता है, दो वेक्टर का ये वेक्टर को जो है एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम आप फॉर्म कीजिए। पैरेललोग्राम हमने बना लिया, उसके बाद इसका जो डायगोनल है, इसका जो बड़ा वाला डायगोनल है, इसको लेकर के एक आप वेक्टर खींचिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना, जिसका टेल वाला जो डायरेक्शन होगा इनिशियल पॉइंट होगा और हेड जो होगा यहां पर होगा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से निकलेगा, इनिशियल पॉइंट पर वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर। बिल्कुल सही कह रहा है, एक्टिंग एट अ पॉइंट एज शोन बिलो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है। फॉर्मूला क्या पता है, आर स्क्वायर होता है हमारा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। तो वहां यहाँ पे ए और बी क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 5, तो आर की वैल्यू मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5, एंगल दिया हुआ है क्या, एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल, एट एन, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे है ये, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब यहां से यदि हम लोग फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 2 25 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया है ना। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 75, तो आर के वैल्यू कितना हो जाएगा 25 इंटू 3, 25 को कितना 5 मीन्स ये कितना हो जाएगा 5√3 यूनिट, 5√3 यूनिट। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी ये आएगा हमारे पास 5√3, ये यदि 5 है, ये यदि 5 है तो रिजल्टेंट 5√3 आएगा। ठीक है, एक बात तो है कि जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, तो एंगल का जो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका 30 डिग्री होगा, इस वाले वेक्टर से 30 डिग्री, इससे भी 30 डिग्री। ठीक है, आइए उसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं कितना एंगल है लैम्डा है, हम लोग जानते हैं कि tan लैम्डा इक्वल्स टू होता है क्या a sin थीटा, यही वाला होता है ना, ये क्या हो गया a sin थीटा, a sin थीटा डिवाइडेड बाय ये कितना है टोटल b, और ये क्या है a cos थीटा, मीन्स b प्लस a cos थीटा। आइए हम लोग चेक करते हैं 30 डिग्री आता है क्या, tan लैम्डा a sin थीटा कितना 5 sin 30 डिग्री √3/2, उसके बाद ये क्या है b 5 प्लस 5 और cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 5 5 5 कैंसिल हो गया। उसके बाद tan लैम्डा कितना आ गया √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 3/2, ये कितना आ गया √3/2 इंटू 2/√3, 2/3, 2/3, ये कैंसिल हो गया। और इसमें से यदि आप किसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, tan लैम्डा की वैल्यू आया 1/√3, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। हम लोग ये तो देखे ही थे, हम लोग तो ये अभी डिस्कस किए थे कि भाई जब भी मैग्नीट्यूड समान होगा तो जो बीच से होगा 30 डिग्री के 30 डिग्री पर क्या होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगा। तो हम लोग उससे भी निकाल लिए, फार्मूला से भी अपना, है ना, ये वाला फार्मूला हमारा यूजफुल है, ये सही पता चल गया। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, रिजल्टेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, ये कह रहा है ए वेक्टर का यहां से 30 डिग्री होगा, हम लोग निकाले यहां से हैं बी वेक्टर से, यहां पर नहीं तो आप कर दीजिए इसको बी वेक्टर, क्योंकि हम लोग थोड़ा उल्टा मान लिए, है ना, हम लोग उल्टा मान लिए ए और बी को। इक्वल मैग्नीट्यूड है 60 डिग्री है तो कहीं से भी लीजिए 30 डिग्री आएगा। ठीक है, जनरली हम लोग जो लैम्डा मानते हैं इस जो वेक्टर होता है हमारा यहां से मानते हैं लैम्डा, और इस वाले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन यहां पर फिर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, ये जब हम लोग निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में से ए वेक्टर से कितना बना रहा है ए वेक्टर से, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर ए की जगह पे आ जाएगा बी, है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग, यदि बीटा मान लेते हैं तो tan बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए के जगह पे जहां भी है वहां बी हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना b sin थीटा
डिवाइडेड बाय बी के जगह पर ए हो जाएगा प्लस ए के जगह पर बी हो जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना, उल्टा हो जाएगा। तब जाकर के आपको इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ये लैम्डा इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में है और ये रिजल्टेंट का जो एंगल है इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, आप यहां से भी निकालिएगा तो वही आएगा। ठीक है, यहां से भी निकालिएगा तो सेम आएगा। ठीक है ना, टेन लैम्डा हम ये जो फार्मूला है हम इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। ठीक है, यहां तक समझे या नहीं समझे कि किसी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, इतना चीज समझ गए। रिजल्टेंट का फार्मूला हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio of 3:5 give a resultant of 35 Newton. If the angle of inclination be 60 degree, calculate the magnitude of each force. कह रहा है कि टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio of 3:5. टू फोर्स है, मान लेते हैं कि फोर्स F1 हमारा क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है 3x है ना। लेट हम लोगों ने इसका जो रेशियो प्रोपोर्शन है उसको x मान लिया है। लेट प्रोपोर्शन बी x, तो हम लोग यदि इसको x मान लिए हैं तो F1 जो हो गया वो 3x हो गया और F2 जो हो गया ये 5x हो गया। कह रहा है कि गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। अब हम लोग रिजल्टेंट जानते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर F1 स्क्वायर, F1 कितना है 3, कितना हो गया 9x स्क्वायर, F2 स्क्वायर कितना है 25x स्क्वायर प्लस 2F1 F2 5 3 जा 15 इंटू 2 30x स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। 15 r स्क्वायर की वैल्यू आ गया 25 प्लस 15 कितना होता है 40 प्लस 9 कितना हो गया 49x स्क्वायर। r इक्वल टू कितना हो गया 49x स्क्वायर। अब कह रहा है गिव अ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना 35 न्यूटन है। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास 35 न्यूटन दिया हुआ है, तो आप यहां पर पुट कर दीजिए। है ना, रिजल्टेंट की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। यहां पर यदि हम लोग निकालें तो R इक्वल टू यदि हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रिजल्टेंट कभी निगेटिव नहीं होता है, नहीं आप ये सोच नहीं सकते हैं कि प्लस माइनस रूट अंडर 49x स्क्वायर, तो R हो गया प्लस माइनस 7x, निगेटिव वाला पोर्शन आएगा ही नहीं, है ना, रिजल्टेंट कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका केयर करेंगे। तो R इक्वल्स टू हो गया हमारा, R इक्वल्स टू हो गया 7x। अब इस 7x की वैल्यू आपको दिया हुआ है 35 न्यूटन, 35 इक्वल्स टू 7x, तो x की वैल्यू कितना आ गया 35/7 दैट इज 5। अभी x की वैल्यू आया 5, है ना, x की वैल्यू हम लोगों ने 5 निकाल लिया। तो अब क्या रहा है, वो क्या कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो हम लोग कैसे निकालेंगे 3 × 5, उसके बाद ये क्या आ जाएगा 5 × 5, ये क्या आ गया 15 और ये क्या आ गया 25।
15 न्यूटन और 25 न्यूटन। ठीक है, यहां से भी हम लोग देख सकते हैं 25 15 कितना हो गया 40। आर की वैल्यू जो है ये क्या हो गया, 25 में से 15 के कितना बचेगा 10, और ये क्या हो गया 40। मीन्स देखिए आर की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ा और 40 से छोटा होगा। देखिए 35 दिया हुआ आपके पास है ना, यहां से भी हम लोग देख लिए। तो आप देखें कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे इसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, इतना समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अपने पास। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले आप अपने आप से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू, वेक्टर ए प्लस बी का जो मॉड है वो इक्वल्स टू है वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड, है ना। वेक्टर ए प्लस बी का मॉड, ये दोनों इक्वल होगा क्या, नहीं नहीं, दोनों इक्वल नहीं होगा। अब वेक्टर में देखिए ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, इसका हम लोग मॉड निकाल लिए, है ना। इसका क्या किए, मॉड निकाल लिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये कुछ नया वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर वेक्टर, है ना। तो ये इसको इक्वल्स टू नहीं है, ये हमारा हो गया क्या, आर वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, आर वेक्टर। अब हम लोग कह रहे थे एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी, ये इसके इक्वल है, तो ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर मींस आर स्क्वायर, यदि हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो आर स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। ठीक है ना, ये तीसरा वेक्टर है वेक्टर आर, ये इक्वल्स टू है किसके, वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये कह रहा है कि भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमको किसी तरह से हो जाए, cos 90 डिग्री करेंगे तो क्या, cos 90 डिग्री करेंगे यहां पर तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर होगा, बात नहीं बनेगा। cos 120 डिग्री -1/2 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए भी बचेगा। अच्छा cos थीटा यदि 0 हो जाए, थीटा की यदि 0 वैल्यू कर देते हैं हम लोग, थीटा इक्वल्स टू 0, तब देखिए क्या इक्वल्स टू हो रहा है, वेक्टर आर स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारा 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, यहां से यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मीन्स आर वेक्टर हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यही आर हमारा क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो उसके बीच ये केस कब आता है, ये वाला केस हम लोगों ने देखा था कब, 0 डिग्री में, स्पेशल केस 0 डिग्री में देखे थे कि आर, और यही मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, यही रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम लोग देखे थे अभी, जस्ट देखे हम लोग कि थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। जब यहीं पर माइनस हो जाएगा तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा जब आर मिनिमम की हम लोग बात करते हैं तो आर मिनिमम क्या हो जाता है, वेक्टर ए सॉरी उसका मोड मींस ए माइनस बी, इसका भी होल मोड हो जाता है, क्योंकि रिजल्टेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता।
तो समझ गए? समझे या नहीं समझे? प्लीज बताइएगा हमको। मजा आ रहा है? मुझे तो मजा आ रहा है। आप लोग पता नहीं एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे हैं, मुझको पता ही नहीं चलता है ना, आप लोग बताते नहीं है। आइए आगे बढ़ा जाए। और कुछ सवाल? अच्छा, आपके जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? आइए इसको सॉल्व करें। The sum of the magnitude of two force acting at a point is 18 Newton and the magnitude of the resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle of angle of 90 degree with the force of a smaller magnitude, what are the magnitude of the two forces? The sum of the magnitude of two forces. मान लेते हैं कि टू फोर्सेस हमारा P प्लस क्यू है, इस P प्लस क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन एंड रिजल्टेंट दिया हुआ है आपको 12 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है भाई इफ द रिजल्टेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये वेक्टर बना रहा है 90 डिग्री किससे? स्मॉलर वाले मैग्नीट्यूड से। मान लेते हैं कि P स्मॉलर है Q से, ठीक। आइए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? P प्लस क्यू 18 न्यूटन है, रिजल्टेंट अपना 12 न्यूटन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा P प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। हमको दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं पता है और 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, ये हो जाएगा हमारा tan बीटा या tan अल्फा, tan अल्फा ये छोटा वाला है। तो हम लोग जो रिजल्टेंट लिखेंगे ये लिखेंगे Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है ना? Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू कॉस थीटा। ये यदि हमारा Q है, ये P है, इसी को हम लोग शिफ्ट, ये वाला जो P होगा इसी को हम लोग शिफ्ट करते थे, है ना? उसके बाद यही वाला एंगल, यही वाला क्या बनता था? P साइन थीटा। यही वाला यदि ये Q है तो ये क्या बनेगा? Q साइन थीटा। तो Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू कॉस थीटा। अब कह रहा है कि 90 डिग्री विद द फोर्स, मतलब 10 90 डिग्री, इस अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू जो है ये क्या है? 90 डिग्री। ये फार्मूला है Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया? P प्लस क्यू कॉस थीटा। Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू साइन थीटा। अब क्या करते हैं, P प्लस, यदि ये 10 90 कितना हो जाएगा? 10 90 क्या हो गया? ये इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है कि P प्लस क्यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा? 0। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज? टू फोर्सेस पहले स्मॉलर का निकाल लेते हैं। स्मॉलर क्या है इसमें? P है ना? तो यहां से P की वैल्यू क्या आ गई? क्यू कॉस थीटा। ये क्या है? P को हमने माना है स्मॉलर, P को माना है हमने स्मॉलर, तो Q कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ P। Q कॉस थीटा यहां से आ गया, है ना? यदि P प्लस क्यू कॉस थीटा 0 है तो Q कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस P आ गया। अब देखिए, आइए अब पुट करते हैं। ये कितना है? 12 स्क्वायर। ये कितना है?
12 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 144। उसके बाद पी स्क्वायर एज इट इज रख दीजिए, है ना। उसके बाद P प्लस क्यू, क्यू की जगह पर क्या डाल सकते हैं 18 माइनस पी का स्क्वायर। उसके बाद 2, यहां पे जगह बचेगा क्या, यहां पर 2p और q cos थीटा की जगह पे माइनस p डाल देते हैं, ठीक है। 2p और q cos थीटा की जगह पे हम लोग जो यहां से निकाले हैं यहां पे क्या कर देते हैं माइनस p डाल देते हैं। अब यहां से देखिए ये कितना हो गया 144, ये हो गया p स्क्वायर। इसको यदि हम लोग ओपन करेंगे तो 18 जा 324 होता है। आप लोग 20 तक याद करके रखिएगा, है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसी तरह से 13 179, इस तरह से 18 20 तक आपको याद होना चाहिए। 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस 36p प्लस p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। ये देखिए p स्क्वायर कितना हो गया 2p स्क्वायर, p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये अपना हुआ माइनस 36p, इसको इस साइड लेकर के आइए तो हो गया अपना 36p और 324 माइनस 144, 324 माइनस 124, ये आ गया आपके पास 36p 40 12 में से 4 गया 8 180, 36p हो गया आपके पास, 36p हो गया 180। इसका मतलब p की वैल्यू कितना आ गया 360 डिवाइडेड बाय सॉरी 36p इक्वल टू 180 है, तो ये p बराबर 180 डिवाइडेड बाय 36, ये कितना होगा 36 5 जा 180 होता है। तो p की वैल्यू आया कितना 5, p का वैल्यू आया 5, तो p बराबर हो गया हमारा 5 और q इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 5 दैट इज 13 न्यूटन, और ये क्या हो गया 5 न्यूटन। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का जो फोर्स था ये आया हमारा 5 न्यूटन और जो बड़े वाला है ये 13 न्यूटन, और उसके बीच में जो है 12 न्यूटन क्या है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप देखिए ये जेईई 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, किस तरह से उसका यूज किया हुआ है। 90 डिग्री का बना रहा है, तो 90 डिग्री को बनाने के लिए ये 10 90 इन्फिनिटी होता है, तो इसको 0 होना पड़ेगा तब जाकर के ना समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी आएगा। तो p प्लस क्यू cos थीटा को 0 निकाल दिए, यहां से हम लोगों ने q cos थीटा की वैल्यू माइनस p को पुट किया और एक वेरिएबल में हम लोग क्या किए रख दिए, और इस तरह से p का वैल्यू निकाल लिए। p का वैल्यू निकल गया तो q का वैल्यू क्या कह रहा है सम दिया हुआ 80 न्यूटन, तो 80 न्यूटन दे करके क्या किया निकाल लिए। रिजल्टेंट की वैल्यू आपको पता था 12 न्यूटन, और रिजल्टेंट जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये पता था विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन के साथ में बना रहा है, ठीक है। यहां तक तो समझ गए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पॉलीगॉन लॉ तो मैं डिस्कस ही नहीं कर पाया, पॉलीगॉन लॉ कल देखेंगे क्योंकि इसमें वीडियो का हो गया है, मतलब 55 मिनट का तो बन गया है, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ कल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट के रूल, कितने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद अपना वेक्टर्स खत्म हो जाएगा, है ना। फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का, इसका क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, कहां से काइनेमेटिक्स से, ठीक है। तो आप लोग पूरा एनर्जेटिक होकर के आइएगा, कल या परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। कल मैं पूरा वेक्टर कोशिश करूंगा पूरा खत्म कर दूं, उसके बाद परसों से हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे क्या काइनेमेटिक्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।